स्टार्टिंग में हमें लगा कि यार हमने थोड़ी गलती कर दी है, या मुझे लगा कि भाई हम ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे मन में दिक्कत आई। 16,70,000 रुपए लगाए गए मुझे पानी ये में। लगा कि हमने 17 लाख रुपए जो है किसी और गाड़ी में हम लगाते तो हमें ये दिन जो है नहीं देखना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन ईवी का एक ओनरशिप रिव्यू। ये गाड़ी जुलाई 2020 है और ये गाड़ी अभी तक चल चुकी है 27,500 किलोमीटर। सर की ये गाड़ी है। आज सर से बात करेंगे इसके बारे में कि उन्होंने नेक्सॉन ईवी क्यों परचेज करी, क्या क्या उन्हें दिक्कतें आई हैं इस गाड़ी में, और क्या इस गाड़ी के पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है ना इस गाड़ी के साथ पिछले 8 महीने का, और काफ़ी अच्छी किलोमीटर ये चला चुके हैं, मतलब रनिंग इनकी काफ़ी अच्छी है। तो वो सब आज आपके साथ शेयर हम करेंगे इस वीडियो में। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। तो सर, आप जब मार्केट में गाड़ी ढूंढ रहे थे तो आपने काफ़ी रिसर्च करी होगी जी। तो आज आपका जो एक्सपीरियंस है ये गाड़ी ढूंढने से लेके अब तक का, वो सब हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर कीजिए। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो जिस समय मैंने लेने का सोचा था गाड़ी, तो उस समय मेरी गाड़ी लेने का विचार था MG EZS, जो इसकी आ रही है MG ZS EV। हाँ, तो उसका मेरा लेने का प्लान था। लेकिन उससे पहले फिर टाटा ने अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था उस समय। तो मुझे ये लगा कि भाई हम उधर ना जा करके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक मेड इन चाइना का उस पर ठप्पा लगा हुआ है, तो उसको हम देखते हुए हमने फिर टाटा को प्रेफर किया और हमने फिर इस पे R&D किया। मैंने पूरा 1.5 से 2 महीना मुझे लगा लगभग कि भाई हम इसको जो है पूरा अपना सर्च किया, उसके बारे में नेट से भी सर्च किया, और आपका इसके एड्स वगैरह टीवी में आ रहे थे वो भी हमने देखे। तो इसको एक पूरा हमने वो करके फिर इसके ऊपर R&D करके हमने फिर इसको लेने का विचार किया। और जैसे ही 19 फरवरी को 2020 को टाटा ने इसको लॉन्च किया, मेरे ख्याल शाम के समय लॉन्च हुआ था, अर्ली मॉर्निंग अगले दिन हमने सुबह ही 11 बजे पहली बुकिंग हमने अपनी टाटा की नेक्सॉन की ईवी की लगाई। तो ये इंडिया की पहली बुकिंग है और पहली गाड़ी हमारी इंडिया की है ये ईवी। और इसको जो हम एक्सपीरियंस की बात करें तो जब हम लेके इसको आए, स्टार्टिंग में हमें लगा कि यार हमने थोड़ी गलती कर दी है, या मुझे लगा कि भाई हम ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे मन में दिक्कत आई। लेकिन फिर जैसे जैसे हमने इसको कुछ अपडेट्स हुए हैं इसके बाद में आकर के, तो वो जो दिक्कतें आई उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि दिक्कतें क्या आई थी। दिक्कतें ये आई थी, जैसे स्टार्टिंग में इसका एक तो माइलेज बहुत कम था। जो अभी माइलेज 250 के ऊपर है, उस समय पे माइलेज था 150 के आसपास, जबकि टाटा 312 क्लेम कर रहा है। 312 क्लेम करने के बाद बहुत कम माइलेज था, और कहीं हम दूर का प्लान नहीं कर सकते थे अपने, क्योंकि फास्ट चार्जिंग कहीं नहीं। हाँ, एक लिमिटेशन सेट हो गई। हाँ, लिमिटेशन सेट हो गई। जो हम डीजल गाड़ी या पेट्रोल गाड़ी को कहीं भी आप रात में दिन में लेके जा सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक बाउंडेशन हो गई हमारी। तो उस विचार को करते हुए मुझे ये लगा कि यार हमने बहुत ज्यादा जल्दी कर दिया तो, या गलती कर दी है। लेकिन फिर थोड़ा सा धीरे धीरे 2-3 अपडेट्स आने के बाद अब आके बिल्कुल अब नॉर्मल है, और अब हम सेटिस्फाई भी हैं। और इस समय जो है मेरा 250 प्लस निकालती है ये AC पे, और बहुत ही जेन्युइन अब इसका प्रोडक्ट बनता जा रहा है टाटा का। और अपडेट्स जो आई हैं उनमें ऑटो लॉकिंग सेंसर है, या आपका 2-3 चीज़ें जो इसमें नहीं थी, माइलेज को लेके भी, बैटरी की बैकअप को लेके भी, सारी चीजें वो धीरे धीरे। हाँ, तो जो अपडेट्स भी आई होंगी वो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं, जो इसकी फंक्शनिंग है, उन्हीं से रिलेटेड आई होगी। उन्हीं से रिलेटेड आई है। वहाँ पे कहीं बैटरी ज्यादा वेस्ट हो रही होगी पहले, और अब वो शायद ये वहाँ से शेव करके इसका माइलेज बढ़ा रहे हैं। हाँ, वही एक उसमें जो इन्होंने बताया था पिछली बार भी, तो उसमें यही अपडेट उसमें आए हैं। ज्यादातर तो बैटरी की बैकअप के ही इन्होंने आए हैं, क्योंकि हाँ, कई बार जो है लोगों ने भी इसके बारे में भी बोला है कि भाई बहुत ज़्यादा कम है, बल्कि अभी भी 1-2 केस भी दिल्ली में चले हुए हैं टाटा पे। तो उस चीज़ को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी था अपडेट आना, और अपडेट आए, उससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़ी है गाड़ी की, और अब इस समय बिल्कुल ओके है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके चलाने के ऊपर भी है, आप कितना इसको माइलेज लेना चाह रहे हैं ये आपके हाथ में है।
तो अभी मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे जो पहला अपडेट आया था, जैसे आपने गाड़ी जुलाई में परचेज करी, तब आप कितने किलोमीटर चला चुके थे जब पहला अपडेट आया? पहला अपडेट आया था इसका मेरे ख्याल दिसंबर में। ओके, काफी लेट हो गया, काफी लेट आया था। तो दिसंबर में इसका अपडेट आया था। उसके अपडेट आने के बाद मुझे लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा कुछ अपडेट होती ही गाड़ी, क्योंकि 3-4 घंटे कंप्यूटर पे गाड़ी को अपडेट हुआ। तो उसमें जैसे ही गाड़ी हमने चलाई तो उसमें लगा कि हमें कुछ ना कुछ इसमें अपडेट हुआ है। मतलब पिकअप वगैरह में भी फर्क आया था? हाँ, पिकअप वगैरह में भी फर्क आता है और इसके माइलेज में भी फर्क आया, पिकअप में भी आया, और गाड़ी की स्मूथनेस और मतलब सारी चीजों में ही इसमें थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि गाड़ी सर्विस होकर आई है। हाँ, सर्विस होके आई है ना, जैसे हम अपनी नॉर्मल डीजल गाड़ी या पेट्रोल गाड़ी की सर्विस कराते हैं। जी जी जी। तो फिर उस दिसंबर के बाद अभी मार्च तक 2 अपडेट और आ चुके हैं। हाँ, 2 अपडेट और आ चुके हैं। एक अभी रिसेंटली पीछे अभी आया है, तो उसमें भी काफ़ी मतलब जो है कई चीज़ें मुझे लग रहा कि उस दिन हमारी गाड़ियाँ जो इकट्ठी हुई हैं वो हुई हैं 15 से 20 गाड़ियाँ। उस दिन पूरे एक बंदा स्पेशल टाटा के यहाँ से आया हुआ था, पुणे से, तो उसने उनको अपडेट किया सभी गाड़ियों को। उसमें सबसे पहला नंबर मेरा ही था, क्योंकि मैं सुबह ही 9 बजे पहुंच गया था। हाँ। तो सबसे पहले मेरी अपडेट हुई, मैं 12 बजे फ्री हो गया। फिर औरों की उन्होंने लाइन वाइज करी थी, तो मेरे ख्याल 9-10 बजे तक उन्होंने लास्ट वो करा था उन्होंने। अच्छा, तो ये आपको ये बताओ, ऑन रोड कितने रुपए की पड़ी थी जुलाई में? ऑन रोड की मैं बात करूं तो जुलाई में ये 16 लाख की तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। 70,000 रुपए मेरे ऊपर से लगे। उसमें मुझे कुछ सब्सिडियां मिली यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्योंकि मेरा गाजियाबाद का रजिस्ट्रेशन है, तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगभग 1 लाख से ऊपर का मुझे जो सब्सिडी मिली। तो मेरी 16,70,000 में ऑन रोड पड़ी। दोस्तों, ये इस गाड़ी का टॉप मॉडल है, यानी कि XZ प्लस लग्जरी, यानी कि LUX, और ये इनको पड़ी है 16,70,000 में। अभी तो बहुत महंगी हो चुकी है, सब्सिडी भी दिल्ली के अंदर भी खत्म हो चुकी है। तो अभी जैसे पेट्रोल के प्राइस जो है बढ़ चुके हैं, तो आप तो अब इलेक्ट्रिक पूरी एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, इस समय पूरा एंजॉय है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको घर पे ही चार्ज करूँ। ओके। क्योंकि घर पे और भी सस्ती पड़ती है। मतलब फास्ट चार्जिंग अगर हम लेते हैं बाहर से तो अब चार्जेबल हो गया है। पहले टाटा ने क्या किया हुआ था कि 20 फरवरी तक टाटा ने फ्री किया हुआ था, पूरे 1 साल फ्री चला है। तो हमने उसका भी आनंद उठाया। कई बार हमने टाटा पे फ्री में चार्जिंग की है। लेकिन अब जब उन्होंने उसको कॉस्टली कर दिया है, थोड़ा सा उसकी चार्ज लेने शुरू कर दिए हैं, तो हमने फिर उसको अपने घर पे प्रेफर किया है कि घर पे ही चार्ज करें। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे अभी आप इसको फास्ट चार्जर पे तो कर रहे थे, जब आप इसको अब घर पे रख के चार्ज कर रहे हैं, तो आपके कितना, मतलब आपने इसको कैलकुलेट किया है कि कितना इसका बिल आता है आपका? जब मैंने टाटा क्या करता है, अभी जो आपकी मीटर से एक लाइन टाटा वहाँ तक देते हैं जहाँ तक आपकी गाड़ी खड़ी हुई है पार्किंग में, तो एक लाइन पूरी आती है, उसमें आपका स्विच बोर्ड और पूरा MCB बॉक्स वगैरह लग के, तो उसमें मैंने उसी के साथ जब वो उसने लगाया था, तो उसी बंदे को मैंने एक मीटर लाके दे दिया था। अच्छा, अलग से एक अपना छोटा मीटर, कि भाई मेरा ये लगा दो, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि मेरी गाड़ी जो है कितनी बिजली खा रही है। तो मैंने उसको लगाया, तो आपको यकीन नहीं आएगा, मेरा अभी तक का जो पूरे 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं मुझे चलाते हुए, मेरा अभी तक का 19,000 का बिल है। 19,000 का बिल है, 27,500 किलोमीटर चलने के बाद 19,000 का बिल है। इसमें हम थोड़ा सा वो निकाल सकते हैं कि हमने जो बाहर फास्ट चार्जिंग की है, थोड़ा बहुत उसका हमारा 1,000-2,000 किलोमीटर का वो कर लो, फिर भी 1 रुपये किलोमीटर से कम, 1 रुपये किलोमीटर से कम है। तो हमारा अगर हम उसका निचोड़ निकालते हैं तो 75 पैसे के आसपास पर किलोमीटर पड़ता है। और वो तो हमारे यूपी में दिल्ली से भी महंगी बिजली है। दिल्ली से महंगी बिजली है। अगर हम केजरीवाल की सरकार के अंडर होते तो और कम आता, तो फिर तो फ्री में हो जाता है। नहीं, सही है। अच्छा, ये बताओ, जैसे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? पहले मेरे पास इको स्पोर्ट थी, फोर्ड की, डीजल। तो जैसे आप फोर्ड इको स्पोर्ट एक जाना पहचाना नाम है, और गाड़ी भी मतलब फोर्ड इको स्पोर्ट, फोर्ड की गाड़ी अक्सर करके वही लोग लेते हैं जो शौकीन होते हैं जी, है ना। तो अभी आप जैसे फोर्ड से स्विच करके टाटा पे आए हो जी, तो कुछ आपको बदलाव लगा? प्रोडक्ट तो खैर अलग है ही, और मतलब जो आपका आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस है? आफ्टर सेल सर्विस का दोनों ही ठीक है मेरे एक्सपीरियंस तो, क्योंकि फोर्ड का भी बहुत हैवी गाड़ी है वो भी अपने आप में, और क्योंकि वो भी मेरे पास पहली ही गाड़ी थी इंडिया की,
इंडिया की पहली बुकिंग थी उसकी, जब बुकिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब मेरी बुकिंग हो चुकी थी। जब वो एज ए उसके लिए आई थी, टेस्टिंग प्रीमियर के लिए आई थी, तो प्रीमियर में ही उसकी बुकिंग हो चुकी थी। लेकिन वो हमें मिली लेट थी थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हमने उसको चलाया 6 साल, लगभग 2.5 लाख किलोमीटर मैंने उसको चलाया, और उसमें मुझे बहुत बढ़िया गाड़ी लगी, वो बहुत अच्छी गाड़ी थी। फिर मैंने उसको सेल आउट करके और थोड़ा सा फिर मैं फ्री हुआ, और इस बीच में लेने का प्लान बना ही रहा था कि फिर ये टाटा की ये आ गई नेक्सॉन। तो फिर मैंने इसको परचेज किया। गाड़ी बहुत अच्छी है ये भी, क्योंकि टाटा की बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है, टाटा का अपना स्टील का पूरा कारोबार है, तो कहीं इसमें इफ बट तो कुछ है ही नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं इसकी मजबूती के में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और वैसे भी नेक्सॉन को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, तो कहीं भी इसमें बिल्ड क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, और बिल्कुल स्मूथली चलने में भी आपके, और ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे बेटर ये, क्योंकि वो मेरे पास मैनुअल थी और ये ऑटोमेटिक है, तो स्मूथनेस में मुझे कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट है। हाँ, अच्छा ये बताओ, जैसे गाड़ी एसी पे चलाते हो और अगर एसी बंद करके चलाते हैं सर्दियों में जी, फर्क पड़ता है पिकअप वगैरह पे? हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा मतलब इतना मानो कि अकेला बंदा चला रहा हो एक बार, तो जैसे आपने एसी बंद कर दिया तो गाड़ी चलेगी ऐसे जैसे एक अकेला बंदा बैठ के चल रहा है। हाँ। और एसी ऑन है तो फिर ऐसा कि 3 बंदे बैठे हैं? नहीं, इतना फर्क नहीं इतना भी नहीं है, इतना फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर यही खासियत है कि इसका जो लोड का मामला है उसमें कोई फर्क नहीं है। आप 4 बंदे भी जा रहे हैं, बस आपकी स्पीड अंडर 50 होनी चाहिए, अंडर 50 होनी चाहिए। उतना एसी पे भी, इस एसी का भी इसका कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, और 5 सीट पे आप बैठे हैं, आपकी फुल लोड पे बैठे हुए हैं, आपका उस पर भी कोई फर्क नहीं है, बशर्ते आपकी स्पीड कम होनी चाहिए। और जो मैंने अभी तक नोट किया है, अगर हमारी स्पीड ज्यादा जाती है, 60 अबाव जाती है और 70-80 तक हम भगाते हैं, तो हमारा माइलेज घट जाता है। और अगर हम एसी पे और फुल लोड पे बैठे और हमारी स्पीड 50 किलोमीटर के आसपास, सिटी की स्पीड है, तो पूरा माइलेज देती है। कहीं कोई 10-5 किलोमीटर का फर्क पड़ता होगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, और आपने फिर इसको हाई स्पीड पे भी चलाया, जैसे हाईवे पे कभी लेके गए हो? हाँ, मैंने एलिवेटेड पे चलाया है इसको, और एलिवेटेड पे पूरा ये मैंने इसको चलाया 130 किलोमीटर की स्पीड तक। 1-2 दिन ही मैंने इसको चलाया केवल टेस्टिंग के लिए, बाकी अनऑथराइज तो है ही अभी। 130 की स्पीड मैंने इसकी लास्ट चेक की है, 130 तक भागती है, 160 इसमें दी हुई है। तो जैसे हम इसको अगर लेके चले एक ट्रिप पे, फॉर एग्जांपल किसी हाईवे पे, आगरा का अप डाउन करें अगर हम गाजियाबाद से इसका, तो और 100 से ऊपर की स्पीड मेंटेन करे जी, तो फिर ये 200 से नीचे आ जाएगी? हाँ, ये 200 से नीचे आ जाएगी। ये आपका निकालेगी फिर 170, 180, 160 के आसपास, 60 से 80 के बीच में माइलेज निकालती है, अगर आप 80 अबाव जाते हैं। 100, अच्छा, ये 80 की स्पीड से अबव जाते हैं? हाँ, ठीक है। तो जब आप हाई स्पीड में इसको चलाते हो जैसे, तो कॉन्फिडेंस कैसा रहता है इसकी ब्रेकिंग का, इसकी हैंडलिंग? बिल्कुल एकदम बेहतरीन, कोई इसमें इको स्पोर्ट से मैच करने लायक रहता है? हाँ, मैच कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इको स्पोर्ट का भी ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है। हाँ, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। हैंडलिंग भी अच्छी है, मैंने उसको बहुत चलाया है, और मैं बड़े लंबे टूर मैंने एक दिन में पूरा किया है। अमृतसर तक मैं उससे एक दिन में वापस आया हूँ। अच्छा, ये दिन के दिन अप डाउन? हाँ, मतलब 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लगभग। हाँ, 1000 किलोमीटर के आसपास, 950 1000 किलोमीटर के आसपास। और इसका भी मैंने एक दिन में काफी लंबा टूर किया है। इससे भी मैंने करनाल में चार्जिंग लगी हुई है, तो करनाल में चार्जिंग लेके मैं अम्बाला, मेरे बेटा पढ़ता है गुरुकुल में, तो वहाँ मैं गया हूँ, और फिर उसी दिन सेम डे चार्जिंग वापस करनाल में लेके मैं सेम डे वापस। अच्छा, अब ये बताएं, जैसे आप इसको घर पे चार्ज करते हैं, तो अगर इसकी बैटरी जो है वो 10% के आसपास है, और इसे 100 तक होने में फिर कितना टाइम लगता है? घर पे अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो ये लेगी लगभग 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे? 8 से 9 घंटे लेगी आपके, और ये उस बीच में लगभग 25 से 27 यूनिट लेगी। टोटल लेती है 30 यूनिट। अगर आपकी 10% है तो उसी हिसाब से आपका ये 25 से 27 यूनिट में आपका फुल हो जाएगी। ठीक है। और जैसे अभी आपने 6-8 महीने में इसके साथ एक्सपीरियंस किया है, तो जैसे चार्जिंग करने के भी तरीके होते हैं। कुछ बंदे क्या करते हैं कि 50% डाउन होती है तब चार्ज करते हैं, कुछ करते हैं कि यार 70% बैटरी है और तब भी चार्ज करते हैं। तो एक क्या कायदा है, कंपनी क्या बोल के चलती है और क्या रिकमेंडेड है? कंपनी, जो मैंने मैनुअल पढ़ा है इसका, हाँ, और मुझे थोड़ा सा बताया भी गया था उस समय पे,
तो उन्होंने ये कहा था कि आप इसको जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता तब तक तो आप इसको चार्ज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लगने लगे कि हाँ भाई हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है गाड़ी के साथ, अगर आप मतलब फ्रेंडली हो गए हो, हाँ फ्रेंडली हो गए हो तो फिर आप इसको थोड़ा सा चार्जिंग इसका जब ये लो पे आ जाए, 40 से नीचे आ जाए, 30 के आसपास आ जाए, तब इसको चार्जिंग पे लगाओ। तो मैं वही करता हूँ, मैं इसको डेली चार्ज नहीं करता। मैं अपना रन देख लेता हूँ, मेरी 100 किलोमीटर पर डे चलती है, तो मैं अपना रन देख लेता हूँ कि हाँ मेरे पास इतनी चार्जिंग है कि मैं कल का काम मेरा निकल जाएगा। तो फिर मैं रात को इसको चार्ज नहीं करता, फिर मैं उसको अगले दिन शाम को चार्जिंग पे लगाता हूँ। हाँ, तो मतलब जो भी कोई परचेज करेगा 1 आध महीने में ही वो इसके साथ यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। हाँ, उस हिसाब से अपना यूज टू हो जाएगा और फिर वो अपने हिसाब से उसको उसी हिसाब से चार्जिंग पे लगाएगा। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे सर्विस पे, मतलब सर्विस क्या है तो अपडेट होने जाती है जी, तो कुछ खर्चा अभी तक आया है? अभी तक मेरी 4 सर्विस हो चुकी हैं। 3 तो बिल्कुल टाटा की तरफ से फ्री थी और चौथी सर्विस पे मेरे इसमें कूलेंट और गियर ऑयल और लेबर वगैरह का चार्जिंग लग के मेरा 2660 रुपए का बिल आया था। ओके, 2666 का बिल आया है। मतलब 27,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरा 2666 का बिल इसका अभी तक बना है। और ये वाली जो सर्विस थी कितने किलोमीटर पे हुई थी? ये हुई थी इसकी 21,000 पे। 21,000 पे, और अब हर 10,000 पे होगी? नहीं, 15,000 पे होगी। हर 15,000 पे एक जनरल चेकअप तो इसका हर 10,000 पे है और फिर 15,000 पे इसकी सर्विस है। ओके, तो हाँ, तो ज्यादा खर्चा नहीं है। पैसे बचाने तो इसने शुरू कर दिए। हाँ, अब पैसे तो मैं इसमें काफी बचा चुका हूँ। मैं लगभग 1 लाख रुपए इसमें अभी तक डीजल के मैं बचा चुका हूँ, क्योंकि अभी तक लगभग मेरा 1100-1200 लीटर तेल अभी तक लग जाता डीजल। मेन बात ये है कि जो बंदा नेक्सॉन परचेज करेगा जी, अगर नेक्सॉन का हम टॉप एंड वेरिएंट भी खरीदने जाएंगे तो 13 लाख के आसपास है जी, जो कि मतलब इस लेवल का आपको उसमें ऑटोमेटिक का मजा नहीं आने का, ना ये स्मूथनेस आने की जी। तो पैसे तो इसने बचाने शुरू कर दिए हैं जी, और अब तो 15 साल लगातार बचाएगी जी जी। और बैटरी मेरे ख्याल से 8 साल तक तो चलेगी या किलोमीटर के हिसाब से है? नहीं, इसकी 8 साल की टाटा की फुल्ली वारंटी है, मोटर और बैटरी दोनों की। 8 साल की बैटरी की और 8 साल की मोटर की पूरी लाइफ है और 8 साल की गारंटी है। लाइफ इसकी ज्यादा है। लाइफ जो मुझे लग रहा है ये 10-12 साल 15 साल कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि एक मतलब 3 लाख किलोमीटर तक तो बैटरी कहीं नहीं जाएगी। हाँ, कहीं नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी भी है। जो पहले हो जाए 1,60,000 किलोमीटर या 8 साल नहीं चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट में दम है जी। बस बशर्ते ये है कि वो बंदा जरूर इसको प्रेफर करे जिसके घर में 2 गाड़ियां हों, ताकि एक लिमिटेशन ना रहे। एक लिमिटेशन ना रहे। आपको अर्जेंटली कहीं बाहर निकलना है तुरंत, तो आप एकदम बेधड़क होके जा सकते हैं। अभी क्योंकि उसका भी एक रीजन है, क्योंकि हमारा अभी जो फास्ट चार्जिंग का जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा कमजोर है। वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। गवर्नमेंट और मोदी जी भी इस पे काफी हमारी जो करंट में सरकार है यूपी में भी और उसमें भी, तो वो थोड़ा सा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम इसको हाईवेज पे ज्यादा से ज्यादा कहीं हमारी गवर्नमेंट ये तो नहीं कर रही ना जानबूझ के पेट्रोल डीजल महंगे कर दिए ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकती रहें? नहीं, ये तो ग्लोबल पूरे उसमें महंगाई है। हाँ। तो ऐसा नहीं है। बाकी हाँ, कहीं ना कहीं जो है अब ये समय आ चुका है कि हम इलेक्ट्रिक पे जाएं। हाँ। और हमें सोचना चाहिए इस बारे में। बट मेन बात ये है ना कि अभी जो इलेक्ट्रिक है ना वो एक मीडियम क्लास बंदे के लिए नहीं है। हाँ। क्योंकि उसकी रेंज जो है ना मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदों की वो हमारी 5 से 7 लाख रुपए मैक्सिमम है। जी। और ये कॉस्टिंग करती है डबल से भी ज्यादा। जी। तो अभी खैर उस चीज में तो बाद में काम होगा, अभी धीरे धीरे आएगी उस रेंज की भी। जी। बट हाँ, फिलहाल ये जरूर है कि जिन बंदों का बजट जो है वो क्रेटा सेल्टोस का है वो जरूर इसको ले सकते हैं, है ना, जो प्रीमियम में कम बजट में भी कुछ गाड़ियां मेरे ख्याल में आने वाली हैं। हाँ, अभी लॉन्च होंगी 10 लाख के आसपास भी। हाँ, अभी जो मारुति की वैगनआर है बहुत जल्दी ही वो उसका लॉन्च होने वाली है। यहाँ पे जाके वैसे मारुति की ना तारीफ करने का मेरा मन करता है, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए भी मारुति ही सोचती है। जी। भले ही सेफ्टी को लेकर मारुति का कुछ भी कंट्रोवर्सी होती रहे या क्रिटिसाइज करते रहे, बट फिर भी मारुति अपना एक प्रोडक्ट ऐसा बनाने की कोशिश तो जरूर करती है ना जिसको हर बंदा खरीद पाए। जी। खैर, तो अब आप ये बताओ, सारा आपने अपना ओनर रिव्यू बताया है। अभी अगर कोई नेक्सॉन परचेज करना चाह रहा हो, जी, ठीक है, और हमारी वीडियो तो देख ही रहे होंगे लोग, जी, आपकी उन जो लेने वाले लोग हैं उनके लिए क्या राय है इस गाड़ी के साथ? देखो, मैं यही कहूँगा कि अभी तक जो
BMW और उसको छोड़ दिया जाए, जो मिडिल रेंज में है वो 3 गाड़ियां हैं। उसमें टाटा नेक्सॉन, MG की आपकी ZS EV एक हुंडई कोना और Hyundai कोना, ये 3 गाड़ियां हैं। इन 3 गाड़ियों में मेरी एक MG वाले से मेरी बात हुई थी पिछली बार, अभी कोई 2 हफ्ते पहले। तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई क्या माइलेज और कितने का पड़ा क्या, तो मैंने उसको कंपेयर किया तो उससे कहीं बेस्ट है टाटा की नेक्सॉन। तो मैं फिर अपने मन ही मन में खुश हुआ कि मैं कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल ठीक हूँ कि मैंने टाटा के नेक्सॉन को चुना। तो मैं यही कहूँगा, प्रेफर करूँगा टाटा की नेक्सॉन, चीप एंड बेस्ट में आप जाइए, क्योंकि अननेसेसरी 8 से 10 लाख रुपए देना और फिर उसकी सेम चीजें हैं सारी, सब कुछ सेम है और माइलेज में भी बहुत अंतर नहीं है। अगर हम सही से चलाएं तो ये भी हमारा अच्छा माइलेज निकालती है। वो 300 प्लस देते हैं, ये थोड़ा सा 300 नीचे है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा आप उसके पैसे बचा रहे हैं और एक टाटा अपने मेड इन इंडिया तो है ही है, वोकल फॉर लोकल के लिए जाना चाहिए और टाटा का विश्वास है। खैर दोस्तों, कुल मिला के बात ये थी कि जैसे टाटा नेक्सॉन पे है, कोई भी अगर स्विच करता है ईवी पे, शुरुआत में दिक्कत आई है बट ऐसा नहीं है कि उन पे काम नहीं हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने जुलाई में परचेज करा और जुलाई के बाद दिसंबर में पहला अपडेट आया और फिर गाड़ी ने सुधार की तरफ गाड़ी बढ़ी, यानी कि 150 किलोमीटर की रेंज से वो 250 की तरफ गई है। ये एक अच्छा खासा परसेंटेज है 100 किलोमीटर की रेंज बढ़ना। वरना पहले तो आप भी दुखी हो गए होंगे कि यार 16,70,000 रुपए लगाए गए पानी में। लगा के हमने 17 लाख रुपए जो है किसी और गाड़ी में हम लगाते तो हमें ये दिन जो है नहीं देखना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे अपडेट आते गए और हमारा थोड़ा सा विश्वास बढ़ता गया, चार्जिंग स्टेशंस लगते हुए गए। अभी मैं हरिद्वार गया था तो रुड़की में चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है, एक त्यागी है, उन्होंने अपने वर्कशॉप पे लगाया हुआ है। तो मैंने अपने ग्रुप में भी डाला है, हमारा ग्रुप है एवीएंस का, उसमें लगभग 100 से ज्यादा यूजर्स हैं। तो उनके सबके व्यू आते रहते हैं और उसमें आप ये मान के चलो, आप रुड़की में उन्होंने लगाया है तो बिल्कुल सेंटर में हो गया, आप आराम से देहरादून और ऋषिकेश हरिद्वार आके घूम के आ सकते हो, फिर आप रुड़की में चार्जिंग लो और दिल्ली आ सकते हो। नहीं, अच्छा है, बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है, बहुत अच्छा है और 15 रुपए पर यूनिट उनकी चार्जिंग कॉस्ट है। और आप निश्चिंत होके आप जाइए, 24 आवर आपको वहाँ पे सर्विस मिलेगी, 24/7 डेज। और उनका ये कहना भी है कि आप केवल ईवी के लिए ही नहीं, आप किसी भी चीज के लिए आ सकते हैं, कोई और गाड़ी भी है तो भी आप आइए। हाँ, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टाटा की है तो हाँ, टाटा की है कोई भी हो आपका, क्योंकि फास्ट चार्जिंग है, सबका यूनिवर्सल चार्जर है, तो आप कोई भी गाड़ी आप लेके जा सकते हैं और उसका आराम से आप वहां से आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही सब बातें थी। आपको एक कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू आज की इस वीडियो में मिला है। अब मैं अंत में आपसे यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी से रिलेटेड, खासकर टाटा नेक्सॉन ईवी से रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम का टेस्ट सुनना है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे उसको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वो भी है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।